असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 5 फरवरी 2026 है, जुमेरात का दिन है। मेरे सामने ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें जब हम मिला के देखते हैं तो हमारे सामने इस खित्ते के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो रीजन है इसके हवाले से एक बिग पिक्चर, एक बिगर पिक्चर जो है वो हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है। लेकिन बात का आगाज़ हम पाकिस्तान से करते हैं, इमरान खान से करते हैं, जहां एक बार फिर हमेशा की तरह एक खबर गर्दिश कर रही है गुज़िश्ता 12 घंटों में कि इमरान खान को पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम ने कुछ लोग भेज के इमरान खान को ये ऑफ़र की कि चूंकि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपकी आंख का मसला है, आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। एक तरह से उनको एक डील ऑफ़र की जिसको उर्फ़ आम में पाकिस्तान में डील कहा जाता है, और आप बरतानिया जा सकते हैं। और फिर खबर ये कहती है कि इमरान खान ने हमेशा की तरह जवाब रखा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये खबर कहाँ से आई? एक बड़े रिस्पेक्टेड उर्दू के सहाफ़ी हैं, मेरा ख्याल वो सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिस्पेक्टेड एंड क्रेडिबल फ़खर रहमान साहब, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। उनके ट्वीट को बहुत ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी से नहीं देखा, क्योंकि अगर लोग इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा बिलीव करते तो फिर ये रेजोनेट करता तो फिर ये हज़ारों दफ़ा रीट्वीट होता, इसको लाख लोग जो हैं इसको व्यू करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल पाकिस्तान के एक और बहुत पाकिस्तानी ओरिजिन मुमताज़ सहाफ़ी जो बरतानिया में हैं, जो पाकिस्तान के टेलीविज़न एंकर मशहूर, पाकिस्तान के वीलॉगर जिनकी शख्सियत से आप सब वाकिफ़ हैं, जनाब इमाम रियाज़ ख़ान जो हैं, उन्होंने फ़खर रहमान की स्टोरी को डिस्कस किया और उसमें उन्होंने ऐड किया कि इमरान खान ज़ाहिर नवाज़ शरीफ की तरह नहीं है, और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टका जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। अब मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बिलीव करने वाले लोगों में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सारा जो मीडिया इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम है वो टूट गया हुआ है। पहले भी कभी को बहुत क्रेडिबल नहीं था, चूँकि मैंने इस इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अंदर काम किया है पाकिस्तान में। तो यह बहुत सी चीज़ें जो कहा जाए सोर्स ने कहा, इसने कहा है, वो बड़ी एक उनकी सेहत खासी कमज़ोर होती है जब तक कि सर्कमस्टेंसेस उसे सपोर्ट ना करते हो। तो जब मैं सर्कमस्टेंसेस और एविडेंसेस और सारे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को देखता हूँ तो मुझे फ़खर रहमान साहब पे कोई शक नहीं है, वो ज़ाहिर क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये खबर जो है ये प्लांट की होगी। और मैं पर्सनली तौर पे बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इस चीज़ का। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान की उम्र जो है वो अब 73 बरस से ज़्यादा हो चुकी। अभी जब डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट लिखी तो उसने कहा 74 बरस। तो इस साल अक्टूबर 2026 के अंदर इमरान खान 74 बरस के 74 ईयर्स के हो जाएंगे। ये बड़ी उम्र होती है, और तकरीबन अब 2.5 बरस से इस वक्त वो जेल में है। और अगर वो, और फिर की तबीयत भी ठीक नहीं है। और ये जो आँख की हम उनकी खबर सुनते हैं, इसमें मैंने आपको पिछले दोनों व्लॉग में कहा कि आँख में तो चले उनके टीके लग गए और उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन ये क्लॉट का आना, आँख में क्लॉट का फंस जाना, एक प्रॉब्लम खड़ा होना, ये इंडिकेट करता है कि उनकी जिस्म के अंदर बाकी क्या कंडीशन है और अंडरलाइन कंडीशन क्या है। क्या वो डायबिटिक हो चुके हैं, क्या वो डायबिटिक हो चुके हैं, क्या उनके कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, उनके खून की क्या सूरत हाल है, उनकी शरियानों की क्या सूरत हाल है। ये तमाम चीज़ें जो है मुझे कंसर्न करती। और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान को इस स्टेज पे अडयाला जेल से बाहर होना चाहिए, किसी खुली फ़ज़ा में, वो पाकिस्तान हो या बरतानिया हो, जहाँ से वो एक बिगर पिक्चर को देख सकें और उन्हें समझ आए कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इस खत्ते में क्या हो रहा है, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान में क्या हो रहा है, मशरक़ वस्ती में क्या हो रहा है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ कई पावर सेंटर्स बना दिए गए हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, मुँहमारी करते रहते हैं, शक का इजहार करते हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कर्नल साहिबान जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स और शख्सियात को कठपुतली की तरह उनको नचाते रहते हैं। और फिर ये भी वो समझ सकेंगे कि जनरल आसिम ने जिस तरह से चीज़ों को कंडक्ट किया है गुज़िश्ता 3 बरस में, उससे जनरल आसिम के पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, मज़ीद मैं इसका जिक्र करूँगा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है वहाँ से। अमेरिका से जिस किस्म की कमिटमेंट्स जनरल आसिम मुनीर कर बैठे हैं, वो ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका और चीन के दरमियान में एक बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और फिर ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के माशरे के ऊपर, ये पॉलिटिक्स में, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनसे जनरल आसिम मुनीर उनकी इस्टेब्लिशमेंट को निब्रो आज़मा होना है। और इमरान खान को जेल में बैठ के उसका सही अंदाज़ा जो है, जिस तरह से उनको रखा गया है, उसका नहीं हो सकता। वो कोई नवाज़ शरीफ की तरह की तो जेल में है नहीं है कि उनके पास वहाँ नेटफ्लिक्स भी लगा हुआ हो और उनके पास 30-50 चैनल आ रहे हों, पूरी दुनिया के अखबार आ रहे हों उनको पढ़ने के लिए, ऐसा उनके पास नहीं है, इंटरनेट वगैरह। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को कोई ऐसा अरेंजमेंट मिले जिसमें उनके पास रिस्पेक्टेबल
टर्म्स ऑफ रेफरेंस हों, क्योंकि एक सियासतदान को हमेशा रिस्पेक्टेबल टर्म्स ऑफ रेफरेंस चाहिए होते हैं। लोग उसको डील कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे रिस्पेक्टेबल टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं कि किन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे एक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक सियासतदान के साथ अपने मामलात को तय करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई चीज़ है। मतलब मैं पर्सनली अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं सबसे पहले उसे सपोर्ट करूँगा, मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करूँगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लेकिन मुझे कोई क्रेडिबल चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ऐसी कोई सूरत हाल है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त बहुत बड़ा टेस्ट ये है कि वो फरवरी 8 में शटर डाउन स्ट्राइक और पहिया जाम हड़ताल करवा पाते हैं, उस पर किस किस्म का रेस्पॉन्स वो बिल्डअप करते हैं। और ये उनका टेस्ट होगा उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज़ का, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, उनकी डिसिप्लिन का, और इस चीज़ का कि उनके जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, उनकी जो डिफरेंट लीडर्स हैं डिफरेंट शहरों में, कस्बों में, मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में, वो कितनी आज़ादाना इंडिपेंडेंट ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या उनमें से कितने लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, यानी स्ट्राइक भी करें तो आदि कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है उनका। अभी हमने देखा गुज़िश्ता 24-36 घंटों में कि मिसाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब के साथ अस्मा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में गईं, और वहाँ पे उन्होंने मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के ऊपर तोशा खाने के हवाले से हार ले गई, ये ले गई, फजूल किस्म के वायात किस्म के उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम जो है लगा दी। ये एक और एविडेंस इस चीज़ की है कि किस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ्रेगमेंट हो चुकी है, उसके डिफरेंट हिस्से धड़े जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कर्नल साहिबान जो हैं उनके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं। असल में जो क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने होना चाहिए, जो है नहीं उनके सामने, गौर नहीं कर पा रहे, वो ये है कि इमरान खान को रिहा करना और इमरान खान के साथ एक सेटलमेंट करना पॉलिटिकल, जिसको लोग डील कहते हैं, वो क्या पाकिस्तान के फेवर में है या पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ये एक प्रिंसिपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वाकई ही इस मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ कहीं होती है फिर वो कोई 1-2-4 लोगों का नहीं सोचती, वो पूरे सिस्टम का सोचती है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ने सिस्टम को चलाना होता है और इस्टेब्लिशमेंट का एक मुस्तकबिल का विजन होता है। तो अगर कोई मुस्तकबिल का विजन है तो फिर इमरान खान के साथ एक पोलिटिकल डील या सेटलमेंट जो है वो होनी चाहिए। अब फरवरी 5 आपको पता है गुज़श्ता तकरीबन 30-35 बरस से इसे कश्मीर डे के नाम से मनाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हालात हैं कि उन्होंने कश्मीर डे के हवाले से एक स्टेटमेंट इशू की है ट्विटर के ऊपर, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी में लिखी हुई स्टेटमेंट है। ये कश्मीर डे जो है ये मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के अमीर थे किसी ज़माने में, उनकी रिकमेंडेशन और सिफारिश पे या मशवरे पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहते हैं कि 1990-91 में 1990 में कश्मीर डे क्या ये इवेंट मनाने का फ़ैसला किया था। उसके बाद से अब तकरीबन 35-36 बरस से इस इवेंट को हर साल बनाया जाता है और इसके हवाले से रैलीज़ होती हैं, जलसे, जुलूस, तकारीर, सेमिनार, अखबारों के एडिशन निकलते हैं, टीवी के प्रोग्राम होते हैं। इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात होती जिसका माजी, मुस्तकबिल, प्रेजेंट और ख़ास करके फ्यूचर के हवाले से एक पर्सपेक्टिव होता, जिसकी एक नज़र होती ख़ित्ते के हालात के ऊपर और अपने मुस्तकबिल के हवाले से कि मुस्तकबिल हमारा क्या है, हमने दोबारा इस मुल्क को गवर्न करना है, हमारे किस किस्म के चैलेंजेस होंगे, क्योंकि सियासी जमातों को जो कुछ भी सियासी जमात कहती है उसमें मुस्तकबिल को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा चिप लगा होता उनके दिमाग में पॉलिटिकल, तो इस स्टेज पे उनको पहला सबसे अच्छा काम ये होता है कि वो कोई स्टेटमेंट इशू ना करते। अगर चले स्टेटमेंट इशू करते तो फिर उस स्टेटमेंट को कोई बैलेंस करते। शुरू में 1-2 जुमले अगर आप उसके देखें ट्विटर के ऊपर, तो बैलेंस करने की उन्होंने थोड़ी सी कोशिश ज़रूर की है जब उन्होंने कश्मीरी लोगों की बात की। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि कश्मीर के हालात इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये साबित करते हैं कि जब लोगों को उनके इंसानी हकूक़ ना मिले, उनका पॉलिटिकल मैंडेट ना मिले, उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट ना की जाए, तो मसाइल पैदा होते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस खित्ते की तमाम हुकूमतों को लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी तो देखना है कि उसके साथ क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, फाटा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, कराची के अंदर क्या हो रहा है और अभी बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट जो है वो सारा का सारा गुस्सा निकालती है नरेंद्र मोदी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ऊपर, और इस लिहाज से ये एक इंतहाई गैर मुनासिब किस्म की स्टेटमेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, जनवरी की 31 तारीख को BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ 12 मकामात के ऊपर जो हमला किया, वो बिल्कुल एक जंग की सी सूरत हाल थी
جو سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف ایک بغاوت کا صورتحال تھی. اس کو آپ صرف دہشت گردی ٹیررس کہہ کے تو آپ اس کو ڈسپوٹ نہیں کر سکتے. 1988 سے یہ جو انسرجنسی جب مقبوضہ جموں اور کشمیر میں شروع ہوئی، مجھے نہیں یاد پڑتا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ کشمیری جو ملیٹنٹس ہیں یا مجاہدین ہیں یا کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں، انہوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ریاست میں 12 مقامات کے اوپر اس قسم کا حملہ کیا ہو کہ وہاں پر کئی گھنٹوں کے لیے انہوں نے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہو، اور ہندوستان کی فوج اگلے 4 دن تک جو ہے وہ ان کو کلا کما کرتی اور اس میں ایئر اسٹرائک بھی کر دے. ابھی یہ خبر آ رہی ہے، ابھی خود بہت ہی فخر سے ISPR نے بتایا کہ ہم نے اب تک 216 لوگ مار دیے. اخباروں کی ہیڈ لائن لگائی، پہلے کہا تھا 92 مار دیے ہیں، پھر کہا 133 مار دیے ہیں، پھر کہا 150 مار دیے ہیں، پھر وہ 197 کا فگر تھا، اب وہ فگر بڑھ کے 216 کا فگر جو ہے اس کو بہت ہی پراؤڈلی بتایا جاتا ہے، ایز ایف کے ٹوٹل 250 ہی ملیٹنٹ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے 216 ہم نے مار دیے ہیں اور 34 جو ہیں وہ باقی رہ گئے. اب اس میں مسلسل سننے میں ہی آ رہا ہے کہ ایئر سٹرائکس بھی ہم نے نوشکی میں اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کی ہیں، اور نوشکی میں بڑی فائر فائٹ ہوتی رہی ہے جہاں سے ڈپٹی کمشنر کو پہلے BLA نے اغوا کر لیا تھا. میں نے آپ سے پچھلے ویلاگس میں بھی ذکر کیا تھا کہ میرا یہ خیال ہے ابھی تک کہ گزشتہ 1988 سے 12 برس 20ویں صدی کے، اور جو اب تک کے 25 برس گزر گئے ہیں، تو 25 اور 12 37 برس میں ہندوستان کی فوج نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایئر سٹرائکس نہیں کی. وہ اسمال ویپن سے انفینٹری کے سولجرز جو ہوتے ہیں، فٹ سولجرز یا چھوٹی موٹی آرمورڈ پرسن کیریئرز کے ساتھ ہی انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے. ان کو کبھی ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ نہیں کرنی پڑی. ایئر سٹرائک ایک بڑا اوفینسو قسم کا ایکشن ہے جب آپ اپنے لوگوں کے اوپر کرتے ہیں. اب اگر آپ ISPR کی بات مانیں تو انہوں نے 216 بلوچ مار دیے ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی کی مختلف اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی 100 سے زیادہ لوگ مار دیے ہیں، ہم نے اتنے فوجی اغوا کر لیے ہیں، اتنے کیپٹن ہم لے گئے ہیں. تو یہ سارے کون ہیں؟ یہ کوئی اسے کہتے ہیں ہندوستان کے یہ را کے کمانڈوز ہیں، یہ دونوں طرف پاکستانی مرے. اگر ہم نے جنوری 31 سے لے کے اب تک بلوچستان میں جو ہمارا سب سے بڑا جغرافیہ کے اعتبار سے صوبہ ہے، وہاں ہم نے 400-500 لوگ مار ڈالے ہیں آپس میں لڑ کے، تو پھر یہ جنگ ہے، پھر یہ دہشت گردی والی صورتحال نہیں ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں. انڈر دس سیٹس آف سرکمسٹانسز اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی پولیٹیکل پرسپیکٹو ہوتا تو کشمیر پہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس کو وہ موڈیفائی کرتے، یا تو کرتے ہی نہ، یا اس کو موڈیفائی کرتے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جو رسپانسبل ہے. نہ انہوں نے بلوچستان پہ کوئی ڈھنگ کی وہ پوزیشن لے سکے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، نہ اسے کہتے ہیں ان کو کشمیر پہ کوئی پوزیشن لینی آئی. کنکلوژن کیا ہے کہ عمران خان کی طرح کا جو بڑا لیڈر ہے اسے، اور ہر بڑا لیڈر، ایک دفعہ مجھے ایک آرمی آفیسر کہنے لگے کہ جب ایک آدمی آفیسر جنرل بنتا ہے تو پاکستان کی اکانومی یا لوگ یا آرمی اس کے اوپر 30 سال کی انویسٹمنٹ کر چکی ہوتی. اسی طرح سے جب ایک بڑا سیاستدان کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ قوم اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر چکی ہوتی ہے. اور عمران خان اس سٹیج پہ آتے ہوئے اس کے پیچھے پہلے عمران خان کا برانڈ بننے میں اور اس کے بعد اس کی سیاست میں بھی 30 سال کی انویسٹمنٹ ہے، اور اربوں روپے کی اور کروڑوں لوگوں کی امنگیں جو ہیں وہ اس لیڈر کے اندر ہیں. عمران خان پاکستان کا اثاثہ ہے. اگر پاکستان میں واقعی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اس عمران خان کو وہاں سے باہر نکلنے کا موقع دے، تاکہ یہ عمران خان جو 2.5 برس سے اندر بند ہے وہ باہر نکل کے دیکھ سکے کہ اس کی پارٹی کی کیا صورتحال ہے، اس کے ملک کی کیا صورتحال ہے، اس کے جیل میں ہوتے ہوئے لوگوں کا کیا ہوا ہے، اکانومی کا کیا ہوا ہے، ایران اسرائیل مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہیں. یہ محترمہ علیمہ خان کے کسی اور کے جا کے 15 منٹ میں عمران خان کو بتانے سے نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے. پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو چکی ہے، ٹرمپ کے ساتھ کس قسم کے حالات ہیں وغیرہ. یہ عمران خان کا رائٹ ہے. بہرحال دس از واٹ مائی پرسپیکٹیو از. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ شاید کوئی ٹیسٹ بیلون جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہوگا چیک کرنے کے لیے، کیونکہ آگے 8 فروری کی جو ظاہر ہے کہ ایک جدوجہد ہے، ایک موومنٹ ہے، تو وہ اس میں ایک ٹیسٹ بیلون لانچ کر دیا گیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سڈنلی ان کو عمران خان کا خیال آ گیا. اب اسی کانٹیکس میں جو میں ساری بات کر رہا ہوں، آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں ورلڈ بینک گروپ کے جو پریزیڈنٹ پاکستان میں ہیں، انہوں نے پاکستان کو کیا مشورہ دیا. لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ ورلڈ بینک گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں کون. ان صاحب کا نام ہے اجے بھنگا. یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک پنجابی ہیں، لدھیانہ کی ان کی فیملی ہے، اور یہ ممبئی میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب ہندوستان کی فوج میں ایک جرنیل تھے. یہ اپنے پیدا ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اسکول کرنے امریکہ آ گئے، جس طرح سے پاکستان کے بہت سے امیر زادے چلے جاتے ہیں، یا انہوں نے اپنا اسکول کیا ہو یا کالج کیا ہو یا یونیورسٹی کی. نہیں، انہوں نے شملہ سے پڑھا، اسکول کیا، پھر سینٹ اسٹیفن کالج دلی سے انہوں نے اپنی گریجویشن وغیرہ کی، پھر ماسٹرز انہوں نے جو MBA کیا یا فائنینس میں وہ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے کہیں سے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں کام بھی کیا 2-4 سال. پھر یہ ہندوستان میں لیور بردرز کے ساتھ تھے، وہاں سے اس کی مارکیٹنگ سے یہ آ گئے، اسے کہتے ہیں سٹی بینک گروپ میں. پھر یہ امریکہ پہنچ گئے.
30 साल की उम्र से ज़्यादा के थे अमेरिका में आए और 2007 में ही अमेरिका के सिटीज़न बने और 2021-22 में बहुत बिजनेस की कामयाबी के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव इन्हें मेरा ख्याल प्रेसिडेंट बाइडन ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट जो है वो लगाया था। इन्होंने मशवरा क्या दिया है पाकिस्तान को? इन्होंने मशवरा पाकिस्तान को ये दिया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अगले 10 साल में पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं पॉपुलेशन के, डेमोग्राफी के और इकॉनमी के, पाकिस्तान को 30 मिलियन 3 करोड़ जॉब्स 10 साल में क्रिएट करनी होंगी। इसका मतलब है कि हर साल पाकिस्तान को 3 मिलियन 30 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करनी होंगी। और अगर पाकिस्तान ये जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकेगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान से जो नेट माइग्रेशन है आउटवर्ड दुनिया के लिए, उसमें बेइंतहा इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कयास में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कयास और इंस्टेबिलिटी है वो मेरे ख्याल आपको नज़र आ रही है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आप इंतहाई बेहिस हैं। लेकिन जो नेट माइग्रेशन है शायद आपको पाकिस्तान से ना पता चल रहा हो, मुझे अमेरिका की सड़कों से पता चल रहा है। मैं हर दफ़ा जब जाता हूँ किसी फूड प्लेस में, कहीं पे भी मार्केट में, मुझे कोई ना कोई पाकिस्तानी मिल जाता है जिसने हाल ही में वो आया है, वो असाइलम के चक्कर में है, उसने कोई अपना पर्चा बनाया है, कोई भी कागज़ उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो अमेरिका में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। और ये गरीब लोग नहीं हैं, ये मिडिल क्लास के या अपर मिडिल क्लास के वो लोग हैं जो पाकिस्तान में किसी बैंक में थे, 15-15, 20-20 लाख की जॉब्स करते थे। यही जो स्टोरी है डॉन की, जिसमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की एडवाइस रही है अजय बंगा की, उसमें ये भी एक जगह पे जिक्र है कि सिर्फ 2025 में 4000 से ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से दौड़ गए हैं टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, यूरोप आगे पीछे अपना ढूंढने के लिए, विच इज़ द नेट ब्रेन ड्रेन। और मैं आज ही कहीं गया था किसी फूड प्लेस में, वहाँ मुझे एक बड़े वेल ड्रेस साहब मिले, तो मैंने सोचा पाकिस्तानी है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैं इंडिया से हूँ और मैं अटर्नी हूँ। और फिर वो मुझे बताने लगे कि मेरे बहुत से क्लाइंट्स पाकिस्तानी हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से असाइलम अप्लाई कर रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास हैं जिन्होंने यहाँ पे असाइलम अप्लाई की। ये वो सूरत हाल है, कॉन्टेक्स्ट है बिगर पिक्चर का, जिसको समझना सभी के लिए ज़रूरी है और एक बड़े सियासी लीडर के लिए भी समझना, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इसको समझना जो है ज़रूरी। अब पाकिस्तान में अगर ये कुछ हो रहा है तो हिंदुस्तान की क्या सूरत हाल? हिंदुस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जो हैं, उन्होंने रॉयटर्स को एक स्टेटमेंट इशू की है। उनसे सवाल पूछा गया रिगार्डिंग द इंडिया और यूएस जो ट्रेड डील है, उसमें उन्होंने कहा कि ट्रेड डील हमारी का फाइनल जो पूरा ड्राफ्ट है ये मार्च में इशू कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने रॉयटर्स को इत्मीनान दिलाया, अखबार को, मीडिया को, उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिन में हिंदुस्तान और अमेरिका एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करेंगे जिसमें ये बता दिया जाएगा कि ड्यूटीज़ 50% से कम होकर जो अब सिर्फ 18% रह गई। रशियन ऑयल का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने साथ ही फिर ये इजाफा किया इन्फॉर्मेशन का जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमने कमिट किया है कि हम $500 बिलियन की अमेरिका से ख़रीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे। किस चीज़ की करेंगे? उन्होंने कहा प्रिंसिपली तौर पे एनर्जी प्रोडक्ट्स की करेंगे। इसका मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑयल की करेंगे अमेरिका से, क्रूड की करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम कमर्शियल एयरलाइनर्स लेंगे, बोइंग का उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि हम इंजन्स भी लेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा मजीद बताया कि तकरीबन $80 to 100 बिलियन के तो हमने बोइंग प्लेन लेने हैं और ये सब कुछ अगले 5 साल में करना है। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें इंजन भी हमने लेने हैं उसके अलावा एडिशनल, तो ये फिर $100 बिलियन से ज़्यादा के तो ये बोइंग प्लेन और उसके इंजन ही बन जाएंगे। इससे आप एक चीज़ शायद मिस ना कर दें, बड़ी ज़रूरी, वो ये है कि अगर हिंदुस्तान अगले 5 साल में $100 बिलियन से ज़्यादा के कमर्शियल प्लेन्स और उसके इंजन ले रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी में इतनी जान और दम है कि ये जो कमर्शियल जहाज़ उन्होंने लेने हैं इसके ऊपर उन्होंने बिज़नेस भी करना है। इसका मतलब है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है और उनका जो एविएशन का बिज़नेस है वो इतना तगड़ा और इतना जानदार है कि उसने एब्जॉर्ब करने हैं ये $100 बिलियन के प्लेन्स। अपना हालात देखें, उधर देखें अपने हालात, फिर उसके बाद सोचें कि क्या बिगर पिक्चर है। अब आए ईरान की तरफ। मुझे बाज़ लोगों ने कमेंट किया कि आपने पिछले व्लॉग में ईरान का ज़्यादा जिक्र नहीं किया। मैंने बड़ा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई ईरान के हवाले से। अमेरिका की एक वाशिंगटन की पब्लिकेशन है एक्सियोस, ये बड़ी इंसाइडर पब्लिकेशन है, इनकी बड़ी अंदर की खबर इनके पास होती। इन्होंने 10-12 घंटे पहले ये बताया था जब मैंने पिछला व्लॉग किया कि ईरान ने मंगल के दिन अमेरिका को ये कन्वे किया कि हम तुर्की में टॉक्स अब नहीं चाहते, जहां सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट और कतर, बेसिकली तौर पे तुर्की और कतर उनके ये टॉक्स करवा रहे थे और सऊदी अरब बैकग्राउंड में था। और सऊदी अरब के अलावा फिर बाद में उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, इजिप्ट भी उसका हिस्सा बन गए। और 2 दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा जी हमें भी इन्विटेशन मिल गया। मैंने आपको कहा था कि ये इन्विटेशन जो है ना ये इन्होंने ज़बरदस्ती हासिल किया। बहरहाल एक्सियोस के हिसाब से मंगल के दिन अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ईरानियंस ने ये कन्वे किया कि हम तुर्की में टॉक्स के लिए नहीं आएंगे, हमें ये सारे ग्रुप के साथ बैठ के टॉक्स नहीं करनी, हम ओमान में टॉक्स चाहते हैं फ्राइडे के दिन और हमें बायलैटरल टॉक्स चाहिए। और उन्होंने ये भी कन्वे किया कि हमारी टॉक्स का फोकस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर इशू के ऊपर होगा।
अकॉर्डिंग टू एक्सियस मार्को रूबियो ने कहा कि हम ये एग्री नहीं कर सकते। इरानियंस ने ये कहा कि फिर तो हम टॉक्स के लिए नहीं आएंगे। मार्को रूबियो ने टका जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर नहीं आएंगे तो टॉक्स नहीं होंगी, हम तो टॉक्स टर्की में करेंगे, पूरे अरब कंट्रीज़ के ग्रुप के साथ करेंगे, और चाहे इस हफ्ते करें चाहे अगले हफ्ते करें, टॉक्स तुर्की में होंगी। तो फिर खबरें ये लग गई ठकाठक कि टॉक्स जो है वो फेल हो गई। लेकिन अब ईरान ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की है। वो कामयाबी बड़े अजीब तरीके से हासिल की है। अकॉर्डिंग टू एक्सियस, मैं कर चुका था अपना वीलॉग पे, मैंने ट्वीट भी किया था। अकॉर्डिंग टू एक्सियस, सेवरल अरब कंट्रीज़, बहुत से अरब कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स ने पर्सनली तौर पे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से रुजू किया और उनको कन्विंस किया कि ईरान को सुना जाए और ओमान में ये टॉक्स आप होने दें, लेट हैव दिस बायलैटरल टॉक्स। अच्छी बात बड़ी अजीब थी। मैंने फिर इसका ट्वीट भी किया। मैंने जब इसको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दोबारा शेयर किया मैंने वीडियो को, तो मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कतर ने और सऊदी अरब ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब एक्सियस की जो अपडेटेड स्टोरी है वो कहती है कि अंदाज़न 8 अरब ममालिक जो हैं, अभी 8 कौन से हो सकते हैं, इसका मतलब सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, इजिप्ट है, इन सब ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया एट द हाईएस्ट लेवल। उनको कहा कि नहीं, अरब एलाइज ये चाहते हैं कि ईरान के साथ ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप टॉक्स कैंसिल कर देंगे, टॉक्स होनी चाहिए, लेट द टॉक्स बी इन ओमान। तो अब मस्कत में फ्राइडे के दिन स्टीव विटकॉफ, जो मशरक़ वस्ता के लिए मंदूब हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो और डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो दामाद हैं जॉर्ज कुशनर, वो वहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले वो कतर पहुँचेंगे, दोहा, फिर वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहुँचने से पहले वो तेल अवीव पहुँचे हुए थे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से उन्होंने डिक्टेशन लिया। अब ये बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने इस स्टेज पे एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो हासिल कर ली है। उन्होंने अपना वजन और अपना लेवरेज इस्तेमाल किया। वो एक थ्रेट परसेप्शन भी क्रिएट कर रहे हैं अरब ममालिक के लिए, जिसका मैं भी आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र करता हूँ। लेकिन ये डेंजरस सिचुएशन बहुत है। ये डेंजरस इसलिए है कि ये खालिस्तान इसराइल का एजेंडा है। ये अमेरिका का एजेंडा ही नहीं है। इससे कोई अमेरिका की ज़रूरत नहीं पूरी होती। ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये इसराइल की पॉलिटिकल ताकत, लेवरेज और इन्फ्लुएंस का नतीजा है कि इसराइल ईरान को कंट्रोल करने के लिए, और प्रिंसिपल हदफ इसराइल का जो है वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए ईरान ने अपनी ताकत शो की थी 12 दिन की जंग में। पहली दफ़ा इसराइल में कोई मिसाइल कहीं से आके लगे और वहाँ बिल्डिंग्स टूटी और गिरी और सारा कुछ हुआ, जिसको दुनिया ने पता नहीं बड़ा एंजॉय भी किया। लेकिन अब ये इसराइल का एजेंडा है जिसे अमेरिका यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। ईरान को बेसिक फियर यही है। ईरान पहले ये कह चुका है कि वो न्यूक्लियर इशू पे बात करने को तैयार है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा एजेंडा उनको पसंद नहीं है, जिसके अंदर मिसाइल प्रोग्राम भी डाल दिया है, उसके अंदर प्रॉक्सीज भी डाल दिए हैं, उसके अंदर इंसानी हकूक़ भी डाल दिए हैं। इंसानी हकूक़ पे मुझे बड़ी हैरानगी और बड़ी शर्म और बड़ी मुझे हंसी आती है कि अरब ममालिक ईरान के साथ बैठ के कैसे इंसानी हकूक़ की बात करेंगे। तो हालात देखें, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, इजिप्ट, ये और पाकिस्तान जैसे मुल्क, इनमें से कोई है तुर्की को छोड़ के, तुर्की के अपने भी बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन तुर्की को छोड़ के सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, कतर, ओमान और इजिप्ट, खुदा की पनाह, ये ईरान को लेक्चर देंगे इंसानी हकूक़ के ऊपर। मतलब ये पता नहीं किस किस्म की दुनिया में हम रह रहे हैं। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा मसला मिसाइल्स प्रोग्राम का है। ये चीज़ ऐसी है डेवलपमेंट जिसे बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। 2 दिन पहले ईरान की एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी, जिनसे आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे, प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी, वो एक प्रोग्राम में आए। सबरीना सलवाती एक अमेरिकन होस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं, जिनको सैबी सैब्स के नाम से जनरली सोशल मीडिया पे पहचाना जाता है। वहाँ पे प्रोफेसर मरांडी ने कहा कि ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनका हदफ इजराइल होगा। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हमारा हदफ जो है वो सारी ऑयल इंस्टॉलेशंस होंगी, अमेरिका के बेसिस होंगे और इजराइल होगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, इसलिए इसको गौर से देखना आप सब के लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है।